कक्षा 8 विज्ञान। लेसन का नाम क्या है? पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, यानी कि किस प्रकार हम पौधे और जंतुओं का संरक्षण कर सकते हैं। इस लेसन की रीडिंग हमने कंप्लीट कर ली थी और आज हम इसके नोट्स पढ़ेंगे। ठीक है, एग्जाम के टाइम हमें सिर्फ नोट्स की क्लास देखनी या सिर्फ नोट्स ही पढ़ने, इससे क्या होता है कि अपने पेपर बहुत ही सही होता है। ठीक है, और छोटे छोटे क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछता है उसके उत्तर अपन दे सकते हैं। क्लियर बिल्कुल। नेक्स्ट, सबसे पहला जो बिंदु दे रखा है इसमें वो है वनोन्मूलन और इसके कारण, यानी कि वनोन्मूलन क्या होता है। दूसरी बात, वनोन्मूलन क्यों होता है। अपने मन में आता है भाई, पहले कोई भी बच्चा ऐसे पूछता है भाई वनोन्मूलन होता है क्या, ये तो बताओ। तो वनोन्मूलन क्या होता है? पौधों का कटाव, पौधों का यानी कि अधिक मात्रा में पेड़ पौधों को काटना, फैक्ट्रियों को लगाना, कृषि करना, ये किसके कारण हो गए? वनोन्मूलन के कारण हो गए। यानी हमारे सामने एक ही बात निकल के आ रही है कि वनों का समाप्त होना। ठीक है, वन यदि समाप्त हो रहे हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? वनोन्मूलन। ठीक है, अब वनोन्मूलन होता क्यों है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि वृक्षों की कटाई के उद्देश्य क्या होते हैं, लोग क्यों पेड़ों को काटते हैं। पहला कारण, कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना है। यदि किसी को खेती करनी है, उसके लिए उसको जगह जमीन चाहिए, तो वो क्या करेगा? पेड़ पौधों को काटेगा, जगह को प्लेन करेगा, समतल करेगा और उस पर खेती करेगा। दूसरी बात, घरों एवं कारखानों का निर्माण। यदि हमें घर बनाने, कारखाने बनाने, तो हमें वहाँ पर जंगलों को साफ करके बनाना होगा। अगर हमें फर्नीचर चाहिए या जलाने के लिए लकड़ी चाहिए, तो हम क्या करेंगे बताओ? वनों को काटेंगे, पेड़ों को काटेंगे। तो ये कुछ कारण हैं जिसके कारण क्या होता है? वनोन्मूलन होता है। ठीक है, क्लियर बिल्कुल। नेक्स्ट, अब वनोन्मूलन के परिणाम, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि भाई वनोन्मूलन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, तो उसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन से दुष्प्रभाव अपन को देखने को मिल सकते हैं। पहली बात, पृथ्वी का तापमान बढ़ना। हम देखते हैं पृथ्वी का तापमान निरंतर बढ़ रहा है ना, इसका कारण क्या है? वनोन्मूलन। दूसरा, वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ना। निरंतर मतलब आज वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, और जैसे बड़े जो शहर होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। ठीक है, तो ये भी मतलब वनोन्मूलन के कारण। यदि वहाँ आसपास पेड़ों को लगाया जाए, महत्व दिया जाए हरियाली को, तो इतना प्रदूषण नहीं होता है, लेकिन इस पर कम ध्यान दिया जाता है। दूसरा, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, ये बात भी अपन जानते हैं। भौम जल का निम्नीकरण, यानी कि भूमि के अंदर का जो जल है उसका लेवल बहुत डाउन चला जाता है। फिर क्या होता है कि मतलब पानी होता ही नहीं है, और उससे हम कृषि नहीं कर सकते और विभिन्न प्रकार के काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो पानी यूजलेस हो जाता है, खराब जल हो जाता है। नेक्स्ट, वर्षा की अनियमितता, समय पे बारिश न होना, ये भी कारण है किसका? वनोन्मूलन का। अगला है भूमि की उर्वरता में कमी आना, यानी कि पैदावार अच्छी नहीं होगी। अगर हम ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधों को काटते हैं तो क्या नहीं होगा? अच्छी नहीं होगी। एक और कारण दे रखा है, बाढ़ और सूखे की स्थिति पैदा होना। इसे कह सकते हैं कि एक तो बाढ़ आ सकती है, मृदा अपरदन हो सकता है, या फिर सूखे जैसी स्थिति हो सकती है, बिल्कुल सूखा पड़ जाएगा, बारिश होगी नहीं। तो दो स्थितियां ये बन सकती है। नेक्स्ट, अगला बिंदु है सूखा किसे कहते हैं। तो पृथ्वी का ताप क्या होता है? निरंतर बढ़ रहा है, किसके कारण बढ़ रहा है? CO2 के कारण। ठीक है, और वनों को काट रहे हैं उसके कारण CO2 ज़्यादा निकल रही है, उसके कारण सूखा पड़ रहा है, इसे कह सकते हैं। इस कारण जल संतुलन भी बिगड़ जाता है, बारिश होना है ना निर्धारित समय पर नहीं होती है, तो ये दिक्कत होती है। और वर्षा दर में भी कमी होती रहती है। तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें देखने को मिलती है। अगला बिंदु है मरुस्थलीकरण। अगला बिंदु क्या है? इसमें क्या होता है? धीरे धीरे उर्वर भूमि किसमें परिवर्तित हो जाती है? मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? मरुस्थलीकरण। इसमें जो मिट्टी होती है उसमें हुमस की मात्रा भी कम हो जाती है। किसकी मात्रा? और हुमस कैसे बढ़ाते हैं अपन? जो खाद होती है वो डालकर। ऊपरी परत हटने से चट्टानें जो होती है वो क्या होती है? दिखाई देती है। वृक्षों की कमी से मृदा अपरदन भी क्या होता है? ज़्यादा होता है। इसीलिए हमें बोला जाता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ। अगला बिंदु है वन्य प्राणियों का संरक्षण। इसमें सबसे पहला बिंदु है जैव मंडल। पहला बिंदु क्या है? जैव मंडल।
अब ये पृथ्वी का ऐसा भाग है जहाँ पे कौन पाए जाते हैं? सजीव। कौन पाए जाते हैं? सजीव। तो सजीव कहाँ पाए जाते हैं? जैव मंडल में, याद रह जाएगा। नेक्स्ट, जैव विविधता। पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां और उनके बीच संबंध क्या कहलाता है? जैव विविधता। बहुत सरल है, ध्यान से सुनना, यही याद हो जाएगा। अगला बिंदु है वन्य जीव अभयारण्य। ऐसा क्षेत्र जहां पर जंतु जो होते हैं उनके आवास में बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं, उनको किसी बात का डर नहीं रहता है, कोई शिकार नहीं कर सकता है, हर तरीके से फ्रीडम रहते हैं। अगला बिंदु है राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र होते हैं। यहाँ पर भी ये स्वतंत्र रूप से अपने प्राकृतिक आवासों में क्या कर सकते हैं? रह सकते हैं, इनको कोई दिक्कत या हानि नहीं होती है। अगला बिंदु है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। इसमें वन्य जीवन, पौधे और जंतु, इन सभी का संरक्षण प्लस आदिवासी होते हैं उनका भी संरक्षण किया जाता है। ये किस में आता है बताओ? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में। अब जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्यों बनाए जाते हैं बताओ? तो जैव विविधता को बचाए रखने के लिए, है ना, विभिन्न प्रकार की प्रजातियां जो होती हैं उन सभी को बचाए रखने के लिए कि वो धीरे धीरे विलुप्त नहीं हो जाए। दूसरी बात, हमारी संस्कृति और विविधता को, है ना, हमारी जो परंपरा है पुराने समय से चली आ रही, उनको बनाए रखने के लिए भी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या है? बहुत ही जरूरी है। अगला बिंदु है पौधे एवं जीव जंतु। पौधे एवं जीव जंतु, तो किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? वनस्पति जात। क्या कहलाते हैं? वनस्पति जात। और किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु क्या कहलाते हैं? प्राणी जात। समझ में आ गया कि नहीं? प्रश्न पूछेगा कोई वनस्पति जात और प्राणी जात क्या होता है बता देगा। यस। अगला बिंदु है विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। अगला बिंदु क्या है? विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। इसका डेफिनेशन है पौधे एवं जंतुओं की वह स्पीशीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है, इसको हम क्या कहते हैं बताओ मेरे को? विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज। अगला बिंदु है वन्य प्राणी अभयारण्य। ये क्या होते हैं? सुरक्षित स्थान होते हैं, यहाँ पर वन्य प्राणी आराम से क्या कर सकते हैं? रह सकते हैं। यहाँ पे कोई भी इन जंतुओं का न तो शिकार कर सकता है, न इनको मार सकता है, न पकड़ सकता है। यदि ऐसा कोई करता है तो उसको दंड दिया जाता है। अगला बिंदु है प्रोजेक्ट टाइगर। अगला बिंदु क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर। तो बाघ के संरक्षण के लिए सरकार ने कौन सा टाइगर चालू किया? प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य क्या है? बाघों की उत्तरजीविता और संवर्धन बढ़ाना, यानी कि उनकी संख्या बढ़ाना, इसे कह सकते हैं। ये बात प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत याद रखनी है। ये पूछेंगे, शिवजी सर का फेवरेट है। बताओ प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य क्या है? समझ गया? ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, एग्जाम में भी पूछता है एग्जामिनर। प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड पूछा जाता है। क्या बताना है इसका? प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य क्या है? तो बाघों का संवर्धन और संरक्षण या उत्तरजीविता बढ़ाना। ठीक है, ये बात। अगला बिंदु है संकटापन्न जंतु, जिनकी संख्या वर्तमान समय में निरंतर क्या हो रही है? कम हो रही है। रेड टाटा पुस्तक जिसमें संकटापन्न स्पीशीज का क्या रखा जाता है? रिकॉर्ड रखा जाता है। अगला बिंदु है प्रवास। प्रवास क्या होता है? जलवायु परिवर्तित होती रहती है, उसके कारण कुछ पक्षी जो होते हैं वो मूल स्थान को छोड़कर कुछ समय के लिए अन्य स्थान पर चले जाते हैं, क्योंकि मूल स्थान पर क्या होती है? ठंड बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ पर वो अनुकूल नहीं रह सकते और यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर रहकर अपने अंडे दे देते हैं और फिर वापस उधर ठंड कम होती है और वापस उधर चले जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा? प्रवास। इसी के साथ अपना लेसन ओके। ठीक है, ये कंप्लीट है, PDF मिल जाएगी, आज अपडेट कर दूंगा। पूरी संभावना है, इसको भी कंप्लीट कर लेना। कल